हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MPPSC AE 2016 का क्वेश्चन पेपर। ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक। क्वेश्चन नंबर 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट गिवन है रिकवरी रेशियो से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट, अ रिकवरी रेशियो ऑफ लेस देन 1 implies that the soil has compressed. Recovery ratio of greater than 1 implies that the soil has swelled. Third statement, a recovery ratio of less than 1 implies that the soil has swelled. And last statement, greater than 1 implies that the soil has compressed. 4 स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन पूछा है कि 4 में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो पहले हम रिकवरी रेशियो समझते हैं क्या होता है। रिकवरी रेशियो, लेंथ ऑफ सैंपल विद इन द ट्यूब डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब। ये जो रेशो होता है उसको हम कहेंगे रिकवरी रेशो। इसको समझते हैं यहाँ हम। सॉइल सैम्पलर का यूज़ हम करते हैं जब हमें अनडिस्टर्ब सैंपल लेना है। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? जनरली हम सॉइल सैम्पलर का यूज़ करते हैं अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल लेने के लिए। ये सैम्पलिंग ट्यूब, ये कटिंग एज है। जब फील्ड से हमें अनडिस्टर्ब सैंपल लेना हो तो यहाँ पर रिकवरी रेशियो की 3 कंडीशन हो सकती है। जब सैंपल लेते हैं उसके बाद 3 कंडीशन बनेगी। रिकवरी रेशियो 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। 3 कंडीशन होगी। एक एक कंडीशन को हम समझते हैं। लेंथ ऑफ सैंपल विद इन द ट्यूब, इसका मतलब होगा जैसे ये ग्राउंड है, ये जो सॉइल है, इसको हमें सैंपल लेना है इस सॉइल का और अनडिस्टर्ब, मतलब जैसे फील्ड पे है उसी फील्ड पे जो कंडीशन है सॉइल की वही हमें क्या करना, लैब में उस कंडीशन में लाना है उसको, मतलब बिना डिस्टर्ब किए लाना है। वो अनडिस्टर्ब सैंपल हमारा होगा। तो इस सैंपलर ट्यूब को क्या किया जाता है, यहाँ पर पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, तो जो सॉइल होगी, इस ग्राउंड में जो सॉइल होगी वो कहाँ पर आएगी, सैम्पलिंग ट्यूब में। तो यहाँ पर जो सॉइल है और सैम्पलिंग ट्यूब में जो सॉइल है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? सैम्पलिंग ट्यूब में जो सॉइल है उसकी लेंथ कितनी है और सैम्पलिंग ट्यूब को हमने कितना पेनिट्रेट किया है, इन दोनों को कंपेयर करना होगा। और उसको कंपेयर करके हम देखेंगे रिकवरी रेशियो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है या इज इक्वल टू 1 है। तो तीनों कंडीशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहली कंडीशन हम देखते हैं 1, रिकवरी रेशियो 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि फील्ड पे जो सॉइल है, जितनी डेप्थ पे हमने पेनिट्रेशन किया है, ठीक है, उतनी ही डेप्थ या उतनी ही लेंथ यहाँ पर क्या है, सैंपल की है सैंपल ट्यूब में, दोनों बराबर है। तो उस केस में रिकवरी रेशियो 1 होगा। सेकेंड केस समझते हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकेंड केस में रिकवरी रेशियो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब होगा कि जो एल है वो ग्रेटर देन किससे है, एच से है। मतलब जो सैम्पलिंग ट्यूब में सॉइल है उसकी लेंथ ज़्यादा है किसके कंपेयर में, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। मतलब आपने कम डेप्थ में पेनिट्रेशन किया और सैम्पलिंग ट्यूब में जो सॉइल सैंपल है उसकी लेंथ आपको ज़्यादा मिली है। इसका मतलब ये होगा कि जो सॉइल सैंपल होगा वो सैम्पलिंग ट्यूब में क्या होगा, लूज कंडीशन में होगा या स्वेल्ड कंडीशन होगी। ठीक, कम डेप्थ पे आपको सॉइल सैंपल जो था, ठीक है, सैम्पलिंग ट्यूब में, वो पूरा यहाँ पर मिल गया आपको कंप्लीट, वो फुल हो गई सैम्पलिंग ट्यूब कम डेप्थ के पेनिट्रेशन पर ही। इसका मतलब एल ग्रेटर देन एच है। यदि आपको ज़्यादा डेप्थ लग रही है, ज़्यादा डेप्थ लग रही है और सैम्पलिंग ट्यूब में जो सॉइल है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा, एल लेस देन एच और रिकवरी रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो ये 3 कंडीशन होती है। रिकवरी रेशियो यदि ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, जो सॉइल है वो लूज कंडीशन में है या स्वेल्ड कंडीशन में है। लेस देन 1 है, इसका मतलब जो सॉइल है वो कंप्रेस्ड है। और किस में, सैम्पलिंग ट्यूब में। हम कंपेयर करते हैं कि जो सॉइल फील्ड में थी और जो सैम्पलिंग ट्यूब में है, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करके हम देखते हैं कि सैम्पलिंग ट्यूब में जो सॉइल है वो लूज कंडीशन में है या कंप्रेस्ड कंडीशन में है, किसके कंपेयर में, जो सॉइल फील्ड पे थी। क्वेश्चन नंबर 61, स्टेटमेंट फर्स्ट, अ रिकवरी रेशियो ऑफ लेस देन 1 implies that the soil has compressed। करेक्ट होगा ये स्टेटमेंट। यदि रिकवरी रेशियो लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉइल है सैम्पलिंग ट्यूब में वो कंप्रेस्ड है,
सेकेंड स्टेटमेंट, अ रिकवरी रेशियो ऑफ ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज डेट द सॉइल हैज स्वेल्ड या लूज। यदि ग्रेटर देन 1 होगा तो सॉइल क्या होगी, लूज कंडीशन में होगी या स्वेल्ड कंडीशन में होगी। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, a soil has an angle of shearing of 30 degree and cohesion 35 kilonewton per meter square. If the specimen of this soil is subjected to a triaxial compression test, then the value of lateral pressure in the cell of failure to occur at total stress of 300 kilonewton per meter square will be। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या टोटल स्ट्रेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा 1, उसका हम यूज़ करते हैं। टोटल वर्टिकल स्ट्रेस या उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहा जाता है सिग्मा 1 को। सिग्मा 1 होता है सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। क्वेश्चन में आपको वर्टिकल स्ट्रेस गिवन है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 3 जिसको कि लेटरल प्रेशर कहा जाता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और एंगल ऑफ शेयरिंग जिसको कहा जाता है वो 30 डिग्री गिवन है। कोहेजन सी 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे सिग्मा 1 की 300, फाई की 30 डिग्री और सी 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एग्ज़ाम में यदि आपको कैल्सी अलाउ नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पर 1030 कितना होता है, साइन 1060 कितना होगा, साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60। साइन 60 कॉस 60 की आपको वैल्यू यहाँ पर पता होगी, या डायरेक्ट यदि आपको 1060 की वैल्यू पता है √3 और √3 कितना होता है 1.73, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है √3 की और √2, ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है यदि कैल्सी अलाउ नहीं है एग्ज़ाम में उस केस में। 1060 यहाँ पर आप रख दोगे √3 और ये 1060 की जगह आपको √3 रखना है, ठीक है। और √3 की यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 1.73, ये √3 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 3, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा 3 कितना आएगा, लगभग 59 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, अ अर्थ retaining structure may be subjected to the following lateral pressure: earth pressure at rest, passive earth pressure, active earth pressure. The correct sequence of the increasing order of magnitudes of this pressure is। 3 प्रेशर यहाँ पर गिवन है और तीनों को आपको सीक्वेंस में बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब पहले आपको बताना है कि मिनिमम कौन सा प्रेशर होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा और मैक्सिमम कौन सा होगा, ये सीक्वेंस में बताना है। इफेक्ट ऑफ वॉल मूवमेंट ऑन द अर्थ प्रेशर, वॉल मूवमेंट के कारण जो अर्थ प्रेशर होगा यहाँ पर उसका इफेक्ट देखते हैं हम। वॉल मूवमेंट का इफेक्ट क्या होगा, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, इसमें प्रेशर दिया गया है और एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो वॉल का मूवमेंट होगा किसके कंपेयर में, बैकफिल के। जब वॉल बैकफिल से दूर जाती है, अवे फ्रॉम द बैकफिल, तो जो प्रेशर लगेगा या जो केस होगा उसको हम एक्टिव प्रेशर केस कहा जाता है, और जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर। यदि वॉल का मूवमेंट टूवर्ड द बैकफिल, जब वॉल का मूवमेंट किस साइड हो, बैकफिल की तरफ होगा, तो जो केस होगा वो पैसिव रेजिस्टेंस केस होगा और वहाँ पर जो प्रेशर लगेगा पैसिव अर्थ प्रेशर कहलाएगा। यदि वॉल का कोई मूवमेंट नहीं होता है बैकफिल के कंपेयर में, तो वो प्रेशर होगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, क्योंकि वॉल जो है वो रेस्ट में है, तो उस प्रेशर को हम कहेंगे प्रेशर एट रेस्ट। सबसे कम होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, नेक्स्ट होगा मतलब इससे जो ज़्यादा होता है वो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और थर्ड पे होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। ये इनकी सीक्वेंस होती है जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर लेस देन होता है कोएफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल अर्थ प्रेशर या अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और ये लेस देन होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। तो इन कोएफिशिएंट जो होते हैं इनकी वैल्यू भी आपको पता होगी, आप कमेंट करके बताइए मुझे। KA, KO और KP इनकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले क्या होंगे। एक का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। KA एक्टिव अर्थ प्रेशर 1 -
साइन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाइव। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो सीक्वेंस क्या होगी यहाँ पर? सीक्वेंस होगी सबसे कम कौन सा होगा? एक्टिव अर्थ प्रेशर, मतलब थर्ड नंबर आएगा पहले। सेकेंड पे होगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, मतलब फर्स्ट। और लास्ट में होगा पैसिव अर्थ प्रेशर 3, 1, 2। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे आंसर को। क्वेश्चन नंबर 64, अ रिटेनिंग वॉल रिटेन्स अ सैंड स्ट्रेटा विथ 530 डिग्री अप टू इट्स टॉप if a uniform surcharge of 12 ton per meter square is subsequently put on the sand strata, then the increase in the lateral earth pressure intensity on the retaining wall will be। यदि यहाँ पर जो सैंड है उसका फाई आपको गिवन है 30 डिग्री है, ठीक है। यूनिफॉर्म सरचार्ज 12 टन पर मीटर स्क्वायर का यदि वहाँ पर जो स्ट्रेटा था, सैंड स्ट्रेटा, वहाँ पर सब्सिक्वेंटली पुट किया जाता है, तो उस केस में जो लेटरल अर्थ प्रेशर इंक्रीज होगा, तो कितना इंक्रीज होगा ये आपको बताना है। इफ़ बैकफिल कैरी सरचार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी क्यू, देन लेटरल अर्थ प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज कितना होगा? के ए इंटू क्यू। और अभी आपको मैंने बताया था के ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव। फाइव आपको गिवन है कितना है? फाइव 30 डिग्री, 1 माइनस साइन फाइव प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3। ये वैल्यू भी आपको याद रखना। यदि फाइव 30 डिग्री होता तो उस केस में के ए कितना होगा? 1/3 और के पी कितना होगा? 3। के ए हमने निकाला कितना है? 1/3। तो लेटरल प्रेशर कितना हो जाएगा सरचार्ज से? के ए इंटू क्यू, और क्यू आपको गिवन है 12 टन पर मीटर स्क्वायर। 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, कितना होगा? 4 टन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, फॉर अ proposed बिल्डिंग raft foundation, isolated footing and combined footing are being considered. These foundations are to be listed in the decreasing order of preference in terms of performance. Which of the following is the correct order of listing? इनको आपको सीक्वेंस बताना है। जो फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग, यदि हम बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं तो इनके परफॉर्मेंस से आपको बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका होगा, उससे कम किसका होगा, और सबसे कम परफॉर्मेंस कौन सी फाउंडेशन का होगा। ये सीक्वेंस में आपको पूछा गया है। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर फिगर से समझते हैं। बी वाला यदि आप देखोगे सिंपल स्प्रेड फुटिंग, ठीक है, ये आइसोलेटेड फुटिंग का एग्जांपल है। मतलब जितने भी कॉलम होंगे बिल्डिंग में, सभी कॉलम के लिए सेपरेट फुटिंग होगी, उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड फुटिंग। सेकंड होती है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का मतलब हो जाएगा जब दो कॉलम पास में होते हैं तो उनके लिए कंबाइंड फुटिंग का यूज़ किया जाता है। और थर्ड होती है मेट या राफ्ट फुटिंग। बिल्डिंग में जितने भी कॉलम होते हैं उन सभी कॉलम के लिए एक ही फुटिंग का यूज़ किया जाता है, जिसको कि मेट या राफ्ट फाउंडेशन कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी फाउंडेशन होगी, मेट या राफ्ट फुटिंग होगी, सेकंड पे कंबाइंड फुटिंग और थर्ड पे सिंपल स्प्रेड फुटिंग या आइसोलेटेड फुटिंग। क्वेश्चन नंबर 66, परफॉर्मेंस देखेंगे तो पहले पर आएगी राफ्ट या मेट फाउंडेशन, सेकंड पे कंबाइंड फुटिंग और थर्ड पे आइसोलेटेड फुटिंग। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और फुटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, फाइल फाउंडेशन, स्लोप्ड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग। और ये याद रखना आपको, मेट या राफ्ट फाउंडेशन एक ही नाम, एक दोनों नाम से इसको जाना जाता है, एक ही फाउंडेशन को। क्वेश्चन नंबर 67, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल्स। पाइल्स में जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पाइल इन ड्रिवन थ्रू अ रिसेंटली डिपोजिटेड क्ले लेयर।
Second, it is developed when the pile is driven through a layer of dense sand. Third statement, it is developed due to sudden drawdown of the water table. समझते हैं हम नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बाद स्टेटमेंट हम समझेंगे. नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, when the soil layer surrounding a portion of the pile shaft settles more than the pile, a downward drag occurs on the pile. The drag is known as negative skin friction. मतलब जो पाइल फाउंडेशन का यदि हमने यूज़ किया है और पाइल फाउंडेशन के आसपास की जो सॉइल है वो पाइल के कंपेयर में जल्दी सेटल हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, जो आसपास की सॉइल है वो जल्दी सेट होती है यदि पाइल के कंपेयर में, तो एक ड्रैग फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको कि हम कहेंगे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन. नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स व्हेन कॉन्क्रीट पाइल्स आर सिचुएटेड इन सॉफ्ट सॉइल, consolidating soil mass, etc., resulting in a downward force that increases loading on shaft piles and reduces the bearing capacity of the piles. समझते हैं इसको भी. पहले वाले पॉइंट को हम देख लेते हैं यहाँ पर. फर्स्ट वाला जो पॉइंट था, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की डेफिनेशन, ड्रैग फोर्स जो लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये पाइल है, एक पाइल फाउंडेशन, आसपास की जो सॉइल है, ठीक है, यदि लूज सॉइल होगी या फिल्ड अप सॉइल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो लूज सॉइल है या फिल्ड अप सॉइल का मतलब है कि हमने वहाँ पर सॉइल को फिल किया है किसी और जगह से लाके, तो वो प्रॉपरली वहाँ पर कंप्रेस्ड नहीं है, तो उस केस में क्या हो गया, ये जो सॉइल होगी ये भी सेटल होगी और जो पाइल है, पाइल शाफ्ट है, वो भी सेटल होगी. तो ये हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जो पाइल है उसके कंपेयर में सराउंडिंग सॉइल है वो जल्दी सेटल हो रही है. तो उस केस में क्या होता है, इस सॉइल के द्वारा पाइल पे जो ड्रैग फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी पाइल की. वैसे जो सराउंडिंग सॉइल है उसका काम क्या होता है, इस पाइल को रोकने का काम होता है. जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से इसको रजिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि जो बिल्डिंग या जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पाइल के ऊपर, वो सारा लोड इस पाइल पे आता है और पाइल ट्रांसफ़र करती है सॉइल पे. लेकिन यदि फिल्ड अप सॉइल है या यहाँ पर यदि वाटर है, तो उसके कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिससे कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, पाइल की कम हो जाती है. और ये एंड बियरिंग होता है या पॉइंट रेजिस्टेंस होता है, एंड पे जो रजिस्ट करता है. सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स व्हेन कॉन्क्रीट पाइल्स आर सिचुएटेड इन सॉफ्ट सॉइल. यदि सॉफ्ट सॉइल है, कंसोलिडेटिंग सॉइल मास, मतलब क्या होगा कि जो सॉइल मास है उसमें से यदि वाटर निकल रहा है, ठीक है, वाटर का यदि मूवमेंट हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है वाटर का, उस केस में नेगेटिव फ्रिक्शन होता है और इसका रिजल्ट क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, जिससे कि शाफ्ट पाइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज कर देता है. स्टेटमेंट समझते हैं. पहला स्टेटमेंट, इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पाइल इन ड्रिवन थ्रू अ रिसेंटली डिपोजिटेड क्ले लेयर. तो ये करेक्ट होगा. यदि कि रिसेंटली हमने क्या किया है, कोई क्ले लेयर है, डिपोजिटेड क्ले लेयर, तो उस वहाँ पर यदि हम पाइल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव फ्रिक्शन होगा पाइल पर, जिससे कि पाइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड, इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज़ ड्रिवन थ्रू अ लेयर ऑफ डेंस सैंड. यदि डेंस होगी तो वहाँ पर नेगेटिव फ्रिक्शन नहीं होगा. वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन होगा, पॉजिटिव फ्रिक्शन होगा, जो कि उस पाइल फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा. थर्ड, इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर टेबल. करेक्ट होगा. यदि वाटर टेबल का ड्रॉ डाउन होता है तो उसके कारण क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग लगेगा, जिससे कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी. स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होंगे. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 68, a square pile of section 30 cm by 30 cm and length 10 meter penetrates a deposit of clay having cohesion 50 kN per meter square and the adhesion factor 0.8. The load carried by the pile shaft only is. क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है. एक स्क्वायर पाइल दिया हुआ है
सेक्शन 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, लेंथ उसकी 10 मीटर है, कोहेजन और एडेशन फैक्टर की वैल्यू गिवन है। पूछा आपसे है द लोड कैरिड बाय पाइल शाफ्ट ओनली, सिर्फ आपको ये बताना है ओनली पाइल शाफ्ट कितना लोड कैरी करेगा। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल कितना होता है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की क्यू पी प्लस क्यू एफ। क्यू पी का मतलब होता है पॉइंट या एंड रेजिस्टेंस, और क्यू एफ का मतलब होता है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन सॉइल एंड पाइल। पाइल और सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है उसको क्यू एफ कहेंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल्स, क्यू पी यदि हम निकालते हैं तो क्यू पी सी एन सी इंटू ए, और जो ए होगा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो ए कितना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 बाय 30 सेंटीमीटर। सी कोहेजन, अल्फ़ा, अल्फ़ा आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.8, सी भी आपको गिवन है, और ए एस का मतलब होगा सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, वो फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा वहाँ पर फ्रिक्शन होगा। और उस सरफेस एरिया को यदि हमें निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे सरफेस एरिया, इसकी जो डायमेंशन है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 और 30, मतलब चारों साइड को हम ऐड कर देंगे 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, या 30 इंटू 4 इंटू लेंथ, तो उससे क्या निकलेगा, इस स्क्वायर पाइल का जो सरफेस एरिया है वो हम फाइंड कर पाएंगे। द लोड कैरिड बाय द पाइल शाफ्ट ओनली, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पाइल शाफ्ट के द्वारा यदि लोड जो कैरी किया गया है वो किसके बराबर होगा, वो होता है क्यू एस के बराबर, ठीक है। क्यू एस का मतलब क्या होता है, शाफ्ट रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड पाइल शाफ्ट, या उसको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्यू अल्टीमेट क्यू एस, यहाँ पर आपको सिंपल वैल्यू रखना है, अल्फ़ा 0.8 गिवन है, सी 50, और एरिया आप निकालोगे, एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू इसकी जो साइड है वो इंटू 10। यदि इसी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर पाइल की जगह यदि सर्कल पाइल होती तो उस केस में आप क्या करते हैं, उसका जो डायमीटर गिवन था डी, तो आप पेरीमीटर कैसे निकालोगे, उसकी परिधि निकालने के लिए हम क्या करते हैं पाई इंटू डी कर देंगे, उससे हमें पेरीमीटर मिलेगा, और उस पाइल की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया निकल जाएगा सरफेस एरिया। कितना होगा आंसर 480 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन डी इज करेक्ट 480 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 69 द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस विथ, ऑप्शन ए एन इंक्रीज इन द स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन बी a decrease in the mass of the system, option C both increase in the stiffness of the system and decrease in the mass of the system, and last option neither increase in the stiffness of the system nor decrease in the mass of the system। तो हम डेफिनेशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी की, उसके बाद देखेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, और रिलेशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी और मशीन जो होती है मशीन फाउंडेशन उसका मास, उनमें हम रिलेशन देखेंगे। मशीन फाउंडेशन इज सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड्स, जो मशीन फाउंडेशन होती है उसमें कौन सा लोड लगता है, डायनेमिक लोड लगता है। दिस वाइब्रेशंस इज एनालाइज्ड यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल डायनेमिक्स एंड थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन, इसका हम यूज़ करते हैं जब मशीन फाउंडेशन एनालाइज करते हैं, तो किसका यूज़ करेंगे, सॉइल डायनेमिक्स और थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। दो प्रकार के वाइब्रेशन होंगे मशीन में, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इन मशीन फाउंडेशंस, पहला होता है फ्री वाइब्रेशन, सेकंड होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशंस अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बट टू स्टार्ट फ्री वाइब्रेशंस इनिशियली एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। फ्री वाइब्रेशन में हमें किसी भी एक्सटर्नल लोड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हमें स्टार्ट करने के लिए उस मशीन फाउंडेशन को वाइब्रेट करने के लिए इनिशियली हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और एक बार जब हम उसमें वाइब्रेशन करेंगे उसके बाद हमें वाइब्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी किसी एक्सटर्नल फोर्स से। सेकेंड फोर्स वाइब्रेशन,
अकर्स विथ कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स ऑन मशीन फाउंडेशन। फोर्स वाइब्रेशन में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस एक्सटर्नल लोड की सहायता से वाइब्रेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ मोशन इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ मोशन को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, कि 1 मिनट या 1 घंटे में नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ मोशन कितने हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, द सिस्टम अंडर फ्री वाइब्रेशन वाइब्रेट्स एट द फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी से जो सिस्टम है, ठीक है, अंडर फ्री वाइब्रेशन, हमने देख लिया फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। तो फ्री वाइब्रेशन के अंडर में सिस्टम कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बार्कन ने 1962 में एक रिलेशन दिया था नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, √CA डिवाइडेड बाय m, वेयर m मास ऑफ मशीन, a कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ फाउंडेशन विथ सॉइल एंड c कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक कंप्रेशन। और c की जो वैल्यू होती है वो क्ले के लिए कम होगी और जैसे जैसे सॉइल सॉफ्ट होगी उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, c की वैल्यू रॉक के लिए ज़्यादा होती है, क्ले के लिए कम होती है। जो स्टिफ सॉइल होगी उसके लिए c की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी c के क्या होगी, प्रोपोर्शनल है, और m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि सॉइल स्टीप है इसका मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और यदि मशीन का वेट कम है तो उस केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, या हम कह सकते हैं कि मशीन का वेट ज़्यादा है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आप रिलेशन यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, वो इंक्रीज होगी किसके साथ इंक्रीज होगी, CA। ये दोनों जब इंक्रीज होंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और m के साथ डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन C, बोथ इंक्रीज इन द स्टीफनेस ऑफ द सिस्टम। मतलब जो सिस्टम है, जो सॉइल है जिसके ऊपर फाउंडेशन बनाना है, तो वहाँ की जो सॉइल है वो जितनी स्टीप होगी, उसकी स्टीफनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और उसका मास यदि ज़्यादा होगा, जो सिस्टम है, मशीन फाउंडेशन है, मास ऑफ सिस्टम अधिक होगा, तो उस केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस। रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लू बार इज यूज्ड टू करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट वाइल क्रॉव बार इज यूज्ड टू रिमूव डॉग स्पाइक्स। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, तो हम देख लेते कौन कौन से यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जब रेलवे ट्रैक को मेंटेनेंस करते हैं। स्लीपर टंग्स इस प्रकार का दिखाई देता है, इसका यूज़ हम करते हैं स्लीपर को लिफ्ट करने के लिए। शॉवेल और फावरा का यूज़ हम करते हैं ब्लास्ट को हैंडल करने के लिए। क्लू बार का यूज़ करते हैं टू रिमूव डॉग स्पाइक्स आउट ऑफ स्लीपर्स। स्पेनर का यूज़ करते हैं टू टाइटन और लूज फिश प्लेट बोल्ट। ये सभी के नाम आपको याद रखना है और किसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ये सारे जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, इन सभी का यूज़ हम करते हैं रेलवे ट्रैक को मेंटेनेंस करने के लिए। रेल गेज, इसका यूज़ हम करते हैं टू चेक द गेज ऑफ ट्रैक्स। स्प्रिट लेवल टू चेक क्रॉस लेवल्स ऑफ रेल्स। जिम क्रू टू बेंड द रेल्स। क्रू बार टू करेक्ट द ट्रैक अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। क्रू बार इज यूज्ड टू करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट वाइल क्लू बार इज यूज्ड टू रिमूव डॉग स्पाइक्स। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, 10 क्वेश्चन और हैं, तो इस वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट होगा MPPSC का। क्वेश्चन नंबर 71, चॉइस ऑफ गेज डिपेंड्स ऑन। जो रेलवे होता है, रेलवे ट्रैक में जो हम गेज यूज़ करते हैं, तो उसकी जो चॉइस होगी वो किस पे डिपेंड होगी। ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड ऑफ ट्रेन,
नाइदर ट्रैफिक वॉल्यूम नॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, बोथ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे रेलवे गेज को, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर गेज कौन से होंगे। मीटर गेज का मतलब होगा ये चौड़ाई कितनी होगी 1 मीटर, स्टैंडर्ड गेज 1435 mm, ब्रॉड गेज 1676 mm और एक नैरो गेज भी होता है। तो ये आप कमेंट करके बताइए नैरो गेज की विड्थ कितनी होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेलवे गेज, पहला होता है ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक इंटेंसिटी यदि ज़्यादा होती है, ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमें कौन सा गेज यूज़ करना होगा, ब्रॉड गेज यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रैक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ इट्स गेज, ऑब्वियसली यदि गेज की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी ट्रैक जो है रेलवे ट्रैक उसकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू द गेज, ये लगभग गेज के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब स्पीड यदि ट्रेन की ज़्यादा है तो हमें क्या करना होगा, ब्रॉड गेज का यूज़ करना है। स्पीड यदि थोड़ी सी कम है तो स्टैंडर्ड गेज का यूज़ करेंगे, स्पीड और कम होगी तो मीटर गेज। इसी टाइप से जैसे जैसे स्पीड व्हीकल उस ट्रेन की कम होगी उस रेलवे ट्रैक पे, ठीक है, तो उस पूरे ट्रैक की जो चौड़ाई होगी वो उसके अनुसार डिसाइड की जाती है। यहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बताइए नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 71, चॉइस ऑफ गेज डिपेंड्स ऑन बोथ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, और बोथ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक और स्पीड ऑफ ट्रेन से क्या होता है गेज की जो चौड़ाई होती है वो इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, स्विच एंगल डिपेंड्स ऑन, स्विच एंगल भी हम रेलवे ट्रैक में यूज़ करते हैं। हिल डाइवर्जेंस ओनली, लेंथ ऑफ टंग रेल ओनली, नाइदर हिल डाइवर्जेंस नॉर लेंथ ऑफ टंग रेल, बोथ हिल डाइवर्जेंस एंड लेंथ ऑफ टंग रेल। स्विच एंगल हम देखते हैं स्विच एंगल कहाँ पर होता है और किस पे डिपेंड होगा ये। स्विच एंगल इट इज़ द एंगल बिटवीन द रनिंग फेस, गोज फेस ऑफ द स्टोक रेल एंड टंग रेल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है स्टोक रेल और टंग रेल के बीच का, उसको हम कहेंगे स्विच एंगल। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, मेन रेलवे ट्रैक है, यहाँ से यदि हम एक लाइन और बनाना चाहते हैं रेलवे लाइन, ठीक है, तो ये जो दूसरी रेलवे लाइन होगी यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, स्विच एंगल का। ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा दोनों लाइन के बीच का, उस एंगल को हम जनरली क्या कहेंगे, स्विच एंगल कहेंगे। और एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पर, स्टोक रेल और टंग रेल। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया, ये मेन लाइन है, ये वाली मेन लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये सेकंड रेलवे ट्रैक है। तो इनके बीच का जो एंगल है, लेंथ ऑफ टंग रेल और स्टोक रेल, वो बीच का एंगल इन दोनों का कहलाएगा स्विच एंगल। ये किस पे डिपेंड करता है स्विच एंगल, हिल डाइवर्जेंस, ये हिल डाइवर्जेंस होता है, लेंथ ऑफ टंग रेल, इन दोनों पे डिपेंड करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 72, स्विच एंगल डिपेंड्स ऑन बोथ हिल डाइवर्जेंस एंड लेंथ ऑफ टंग रेल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हिल डाइवर्जेंस का हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, हिल डाइवर्जेंस का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द रिसेप्शन सिग्नल इज आउटर सिग्नल, स्टार्टर, नाइदर आउटर नॉर स्टार्टर, बोथ आउटर सिग्नल एंड स्टार्टर सिग्नल। तो पहले हम यहाँ पर स्टार्टर सिग्नल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। आउटर सिग्नल आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। स्टार्टर सिग्नल का मतलब होता है इज प्रोवाइडेड एट द फॉरवर्ड एंड ऑफ प्लेटफॉर्म and controls the movement of the train as they leave the station. It is given permission to the train to leave the platform for next station. A separate signal is provided for each lane. स्टार्टर सिग्नल का मतलब होता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर है और प्लेटफॉर्म से यदि उस
ट्रेन को लीव होना है, निकलना है ट्रेन को प्लेटफॉर्म से, तो कौन परमिशन देता है उसको निकलने की? जो स्टार्टर सिग्नल होता है वो कहाँ पर लगा होगा? प्लेटफॉर्म के बाद में, ठीक है। प्लेटफॉर्म का जो एंड होगा फॉरवर्ड एंड, 2 प्लेटफॉर्म के एंड है, तो फॉरवर्ड एंड पर क्या होगा? स्टार्टर सिग्नल होगा जो कि ट्रेन को परमिशन देता है प्लेटफॉर्म से निकलने की। और जितनी भी वहाँ पर रेलवे ट्रैक होंगे उन सभी रेलवे लाइन के लिए अलग अलग स्टार्टर सिग्नल होता है। आउटर सिग्नल का मतलब क्या होगा? ट्रेन को जब प्लेटफॉर्म पर जाना है, ठीक है, तो जाने मतलब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे जाती है तो उसके पहले जो सिग्नल होता है जो कि उसको परमिशन देता है प्लेटफॉर्म पर आने की, मतलब प्लेटफॉर्म से आउटर में होता है, तो उसको हम कहेंगे आउटर सिग्नल, या उसको रिसेप्शन सिग्नल कहा जाता है। जो रिसेप्शन सिग्नल होता है वो क्या होता है? आउटर सिग्नल होता है। क्वेश्चन नंबर 73, द रिसेप्शन सिग्नल इज आउटर सिग्नल ओनली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, एज पर ICAO फॉर A-B टाइप ऑफ एयरपोर्ट्स मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड इज। तो यहाँ पर हम एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी टेबल है। टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट A-B-C और D&E, ये 2 कैटेगरी में हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड A-B-C के लिए 1.5% होती है और D&E टाइप के एयरपोर्ट के लिए 2%। मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड, ये ग्रेड कर लेना यहाँ पर, 1% A-B-C के लिए और D&E टाइप के एयरपोर्ट के लिए 2%। क्वेश्चन में आपको पूछा है मैक्सिमम इफेक्टिव ग्रेड टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट A-B-C के लिए कितना होगा? 1%। क्वेश्चन नंबर 74, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल रनवे सिस्टम डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। पैरेलल रनवे सिस्टम है तो उसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड होती है? लेटरल स्पेसिंग बिटवीन 2 रनवेज, डिस्टेंस फ्रॉम टर्मिनल, स्लोप्स ऑफ एडजेसेंट एरियाज, लेंथ ऑफ रनवेज। तो कैपेसिटी क्या होती है? रनवे कैपेसिटी, द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स, लैंडिंग्स एंड टेकऑफ्स पर आवर that can be safely operated as determined by aeronautical authorities। मतलब नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट का मूवमेंट कितना होता है एक घंटे में, लैंडिंग और टेक ऑफ कितनी होती है, उसको हम रनवे कैपेसिटी कहते हैं। तो रनवे कैपेसिटी पैरेलल रनवे की होगी तो किस पे डिपेंड होगी? प्राइमरली डिपेंड होती है जो रनवे है उनके बीच की लेटरल स्पेसिंग कितनी है या उनकी पैरेलल स्पेसिंग कितनी होगी, उसको हम कहेंगे, वो जो डिपेंड होगी वो किस पे होती है? लेटरल स्पेसिंग बिटवीन 2 रनवेज। पैरेलल रनवे की कैपेसिटी लेटरल स्पेसिंग बिटवीन 2 रनवेज पे डिपेंड होगी। क्वेश्चन नंबर 75, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, द बेसिक रनवे लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड at the rate of X% per y meter rise in elevation above mean sea level where। जो बेसिक रनवे लेंथ है उस लेंथ को हम इंक्रीज कर देते हैं एट द रेट ऑफ X% पर y मीटर राइज इन एलिवेशन अबव मीन सी लेवल। तो पहले तो हम बेसिक रनवे लेंथ क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। बेसिक रनवे लेंथ का मतलब होता है इट इज़ द लेंथ ऑफ रनवे अंडर द फॉलोइंग एज्यूम्ड कंडीशंस एट द एयरक्राफ्ट। ये जो कंडीशंस यहाँ पर हम देखेंगे 7 कंडीशन है, उस कंडीशन को हम एज्यूम करके जो लेंथ वहाँ पर होती है वो बेसिक रनवे लेंथ कहलाएगी। ये आइडियल लेंथ होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है जो हम यहाँ पर 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे ये किसी भी लोकेशन पर हमें मिल जाए जहाँ पर हम एयरपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 7 कंडीशन है आइडियल कंडीशन है। एयरपोर्ट एल्टीट्यूड इज़ एट मीन सी लेवल, जो एयरपोर्ट होगा वो कहाँ पर होगा? मीन सी लेवल पर होना चाहिए। टेम्परेचर वहाँ का कितना होगा? स्टैंडर्ड 15 डिग्री होगा, लेकिन सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। रनवे इज़ लेवल्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, नो विंड इज़ ब्लोइंग ऑन रनवे, एयरक्राफ्ट इज़ लोडेड टू इट्स फुल लोडिंग कैपेसिटी, देयर इज़ नो विंड ब्लोइंग एन रूट टू द डेस्टिनेशन एंड एन रूट टेम्परेचर इज स्टैंडर्ड। ये 7 कंडीशन यहाँ पर गिवन है, सिंपल कंडीशन है। ये सारी कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है, ठीक है,
तो उस लेंथ पर, वहाँ पर जो रनवे की लेंथ होगी उसको हम बेसिक रनवे लेंथ कहेंगे। लेकिन यदि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो जो जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी वहाँ पर हम उसको करेक्शन करते हैं। यदि मान लो एलिवेशन, वहाँ का जो एलिवेशन है मीन सी लेवल नहीं है, मतलब मीन सी लेवल से कुछ ज़्यादा एलिवेशन है, तो वहाँ पर हमें करेक्शन करना होगा एलिवेशन का, करेक्शन ऑफ एलिवेशन। तो वो करेक्शन कैसे करेंगे? बेसिक रनवे लेंथ इज़ इंक्रीज्ड, तो बेसिक रनवे लेंथ होती है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। कितना इंक्रीज करेंगे? एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन अबाउ द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से जितना जितना एलिवेशन होगा एयरपोर्ट का उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेंथ इंक्रीज करते हैं 7% पर 300 मीटर राइज। मीन सी लेवल से यदि 300 मीटर हाइट पर एयरपोर्ट है तो उस केस में जो भी बेसिक लेंथ होगी उसको हम 7% बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 7 एंड 300, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 7 पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, टेम्परेचर कितना होता है और जो 7 पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 77, विंड रोज डायग्राम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग। विंड रोज डायग्राम क्या होता है हम देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका पर्पस क्या होता है। रनवे ओरिएंटेशन, कैपेसिटी, क्रॉस सेक्शन या लोकेशन ऑफ टैक्सीवेज। The wind data direction, duration and intensity are graphically represented by a diagram called windrow diagram। यदि जिस लोकेशन पे, जिस क्षेत्र पे हम एयरपोर्ट बना रहे हैं वहाँ की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, उसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है जिस डायग्राम से, उस डायग्राम को हम क्या कहेंगे? विंड रोज डायग्राम। तो इसका हम यूज़ करते हैं विंड रोज डायग्राम का। किस लिए? इसका पर्पस क्या होता है? Runways are always oriented in the direction of the prevailing winds so that we can utilize the force of the wind during takeoff and landing operations। जब एरोप्लेन टेकऑफ होता है, लैंडिंग होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस लोकेशन पर जो विंड होगी उस विंड का हम यूज़ कर लेते हैं टेकऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन में। तो वो हमें कैसा पता चलेगा? वहाँ पर जो विंड रोज डायग्राम होगा उससे हमें पता चलेगा कि विंड की डायरेक्शन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक विंड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इंटेंसिटी कितनी, सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो हम क्या करते हैं? टेक ऑफ और लैंडिंग, ठीक है, यदि लैंडिंग हो रही है तो उस केस में क्या होगा कि जो डायरेक्शन होगी विंड की वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। विंड और लैंडिंग ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और जब एरोप्लेन टेक ऑफ होता है तो विंड की डायरेक्शन और एरोप्लेन की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? विंड रोज डायग्राम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग रनवे ओरिएंटेशन। जो रनवे होगा उसका ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? विंड रोज डायग्राम की। क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, among various stages of survey in highway alignment द करेक्ट सीक्वेंस इज़। हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है हम पहले समझते हैं। हाईवे अलाइनमेंट, उसके बाद स्टेजेस देखेंगे कौन कौन सी स्टेज होती है, उनकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होती है। द पोजीशन आर द लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द अलाइनमेंट ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है जो हाईवे है, ठीक है, उसकी सेंटर लाइन का लेआउट करना ग्राउंड पर, वो कहलाता अलाइनमेंट। यदि दो स्टेशन है, ठीक है, दो पॉइंट है, पॉइंट ए या पॉइंट पी, दो सिटी हो सकती है, उन सिटी के बीच में यदि हमें रोड बनाना है तो उसके पहले हम सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद जो रोड हमने फाइनल, जो रूट हमने डिसाइड किया है, ठीक है, जैसे ए और बी दो सिटी है, इन दोनों सिटी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 5 से 6 रूट हैं। अब हम 5 से 6 रूट को हम क्या करेंगे? मिनिमाइज़ करते जाएंगे और एक रूट को ऐसा फाइनल करते हैं। और उस फाइनल रूट को जब ग्राउंड पर उसका लेआउट किया जाता है उसी को हम अलाइनमेंट कहते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल अलाइनमेंट, तो जो 4 से 5 अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है, जो 4 से 5 होंगे अलाइनमेंट, तो उस जो आइडियल अलाइनमेंट क्या होगा? आइडियल अलाइनमेंट वो होगा जो शॉर्ट हो, मतलब जल्दी से जल्दी हम एक सिटी से दूसरी सिटी, या दो जो पॉइंट होंगे जिनको हमें आपस में कनेक्ट करना है उनकी डिस्टेंस कम हो, ईजी, मतलब आसानी से हम जा सके, सेफ़ हो और इकोनॉमिकल हो। ये तो आइडियल कंडीशन है।
और स्टेजेस कौन कौन सी होती है। इंजीनियरिंग सर्वे कौन सा होगा, पहले हम मैप स्टडी करते हैं, जब 2 पॉइंट के बीच में हमें रोड बनाना है तो वहाँ पर हम मैप स्टडी करते हैं कि उन दोनों पॉइंट को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट से हमें एक मैप मिलेगा, टोपोग्राफिक मैप, उसकी सहायता से हम वहाँ पर जो भी पॉसिबल रूट हो सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के, जिस स्थान को हमें आपस में कनेक्ट करना है तो उसके जितने भी पॉसिबल रूट हो सकते हैं पहले हम वो फाइंड करते हैं। सेकेंड सर्वे होता है रिकॉनेसेंस सर्वे, उसमें जो हमने फाइनल की है 3 से 4 रूट या जितने भी रूट हमने फाइनल की है मैप स्टडी से, उन रूट पर फील्ड पे जाया जाता है और कुछ सिंपल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से सर्वे किया जाता है और 4 से 5 जो रूट है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट होता है प्रीलिमिनरी सर्वे और लास्ट होता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपको यही समझना है यहाँ पर मैप स्टडी होती है, रिकॉनेसेंस सर्वे होता है, प्रीलिमिनरी होगा और बाद में होता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लेंदी बनेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 78, पहला मैप स्टडी होगी, सेकेंड रिकॉनेसेंस, थर्ड प्रीलिमिनरी सर्वे और लास्ट में होता है डिटेल सर्वे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 2 क्वेश्चन और बचे, हम जल्दी से कर लेते 2 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 79, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेस विथ। ड्राइवर का रिएक्शन टाइम किसके साथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन व्हीकल लेंथ, डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड, इंक्रीज इन व्हीकल स्पीड एंड लास्ट ऑप्शन डिक्रीज इन व्हीकल लेंथ। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होगा, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर is the time taken from the object is visible to the driver to the instant the brakes are effectively applied। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, इसका मतलब होता है कि जब ड्राइवर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है, और देखने के बाद जब वो ब्रेक लगाने का डिसीजन लेता है तो जितना टाइम ड्राइवर को लगेगा ऑब्जेक्ट को देखकर ब्रेक लगाने के डिसीजन लेने में, उस टाइम को हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। IRC इंडियन रोड कांग्रेस सजेस्ट करती है रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड। अब रिएक्शन टाइम यदि हम यहाँ पर एक थ्योरी देख लेते हैं जल्दी से, पीव थ्योरी जिसको कहा जाता है, PIEV थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन टाइम यदि हम निकालेंगे, पीव का मतलब होता है परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन और वॉल्यूशन। परसेप्शन का मतलब होता है जब आँखों से या कान से, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसको उसका सेंसेशन किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है आँखों से और कानों से तो उसको ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन तक। तो जितना टाइम लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर या सुनकर ब्रेन तक पहुंचाने में उस जानकारी को, उसको हम परसेप्शन टाइम कहते हैं। इंटेलेक्शन टाइम का मतलब होता है जब वो जानकारी इन्फॉर्मेशन हमने ब्रेन में पहुंचाई है तो ब्रेन उसको क्या करता है, समझता है, तो ब्रेन को समझने में जितना टाइम लगेगा उसको इंटेलेक्शन टाइम कहेंगे। वैसे यदि हम चारों टाइम को देखते हैं तो ये 2.5 सेकंड मतलब बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन फिर भी टाइम लगता है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इस थ्योरी से। इंटेलेक्शन टाइम, ब्रेन को समझने में कितना टाइम लगता है सिचुएशन को, उसके बाद ब्रेन सिचुएशन को समझने के बाद कुछ इमोशनल एक्टिविटीज़ में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ब्रेन के क्या क्या इमोशन हो सकते हैं, फियर हो सकता है, एंगर हो सकता है या अदर इमोशनल फीलिंग्स हो सकती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें जितना टाइम लगता है इमोशनल एक्टिविटीज़ में उसको इमोशन टाइम कहा जाता है। और लास्ट टाइम होता है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब होता है कि ब्रेन के द्वारा फाइनल डिसीजन लेने में कि उसको ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो डिसीजन लेता है फाइनल, उस डिसीजन में लेने में जितना टाइम लगेगा उसको कहा जाता है टाइम टेकन फॉर द फाइनल एक्शन और डिसीजन। तो ये सिंपल थ्योरी है, पीयू थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 79, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेस विथ। तो यहाँ पर लेंथ का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेंथ से, तो ये ऑप्शन तो आप यहाँ पर हटा सकते हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, बी और सी में से हमें देखना है। तो यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा, यदि व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, 2 व्हीकल है सेम रोड पर है, एक व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे व्हीकल की स्पीड कम है, दोनों व्हीकल को यदि कोई एक ऑब्जेक्ट दिखा है तो किस व्हीकल के लिए रिएक्शन टाइम ज़्यादा होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसके लिए रिएक्शन टाइम क्या होगा, कम होगा, मतलब उसको कम टाइम में सोचना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट से टकराए ना और ब्रेक लगाने का डिसीजन ले ले। और सेकेंड जो व्हीकल होगा जिसकी स्पीड कम है उसके लिए रिएक्शन टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा सोचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 में
रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन व्हीकल डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड। व्हीकल की स्पीड डिक्रीज होगी तो रिएक्शन टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। एनोस्कोप इज यूज्ड टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए हम करते हैं, स्पेस मीन स्पीड और स्पॉट स्पीड क्या होती है देखते हैं हम। स्पॉट स्पीड इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट ए स्पेसिफाइड सेक्शन और लोकेशन। मतलब व्हीकल की किसी भी पॉइंट पे यदि हम स्पीड की बात करते हैं तो उस स्पीड को कहा जाता है स्पॉट स्पीड। हम अक्सर कहते भी ऑन द स्पॉट, कुछ बात होती है तो हम कहते हैं ऑन द स्पॉट का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं या उसी स्पॉट की बात करते हैं जिस स्पॉट पे घटना हुई है, तो उस स्पॉट पे हम स्पीड निकालेंगे व्हीकल की, उसको हम कहेंगे स्पॉट स्पीड। कैसे निकालते हैं ये हम अब समझेंगे। सेकेंड देखते हैं स्पेस मीन स्पीड का मतलब क्या होगा। स्पेस मीन स्पीड represents the average speed of vehicles in a certain road length at any time। किसी भी टाइम पर रोड की एक निश्चित लेंथ पे जो व्हीकल्स होंगे उनकी एवरेज स्पीड मतलब उनकी स्पोर्ट स्पीड का एवरेज वो कहलाएगा स्पेस मीन स्पीड। तो पहले हम स्पोर्ट स्पीड निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम जितने भी व्हीकल्स हैं एक हम लेंथ डिसाइड कर लेंगे, इतने किलोमीटर लेंथ पे जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी हम स्पॉट स्पीड निकालते हैं, उसका एवरेज निकालेंगे। तो जो एनोस्कोप यूज़ किया जाता है वो स्पॉट स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, और स्पॉट स्पीड निकालने के बाद उसकी हेल्प से हम निकालते हैं स्पेस मीन स्पीड। इसका मतलब जो स्पेस मीन स्पीड होती है उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे एनोस्कोप का। स्पॉट स्पीड बाय एनोस्कोप, इसमें क्या होता है, एक जो एनोस्कोप है वो मिरर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब व्हीकल इस मिरर से निकलता है, यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर नोट करता है जब उस यहाँ से व्हीकल निकलता है एनोस्कोप से तो 45 डिग्री पर होता है मिरर। जब व्हीकल निकलेगा तो इसको दिखाई देता है ऑब्जर्वर को जब दिखाई देगा व्हीकल यहाँ से जब क्रॉस करता है तो इसको जैसे ही दिखाई देगा ये क्या करता है, स्टॉप वॉच को ऑन कर लेता है ऑब्जर्वर, और यहाँ से जब क्रॉस करता है तो ये क्या करेगा, स्टॉप वॉच को बंद कर देता है, टाइम को नोट कर लेता है। लेंथ हमें पता है ऑब्जर्वर और जो एनोस्कोप है उनके बीच की 50 मीटर, टाइम हमने निकाल लिया है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो वहाँ से क्या मिलेगा हमें, स्पीड। तो वो स्पीड होती है स्पॉट स्पीड। हम ये मान के चलते कि जो 50 मीटर है इतनी लेंथ पे उस व्हीकल की स्पीड चेंज नहीं हुई है, मतलब जितनी स्पीड इस पॉइंट पे थी उतनी ही सेकेंड पॉइंट पर है। सोर्स ऑफ लाइट फॉर नाइट स्टडीज़ में हम सोर्स ऑफ लाइट का भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल यहाँ पर स्पॉट स्पीड एनोस्कोप के द्वारा निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, एनोस्कोप इज यूज्ड टू फाइंड स्पॉट स्पीड ओनली, ऑप्शन बी, और इसकी सहायता से फिर हम निकालते हैं स्पेस मीन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वीडियो थोड़ा लेंदी बना है, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन को यदि हम, वैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है उनको हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ डाउट हो आपको वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।